बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 63 मुलाहिज़ा फरमाएं। यही वक्त था जब शानी की निगाह अकब में दूर मकई और कमाद के वसी खेतों की तरफ गई कि करूर शीशम के दरख्तों के अंदर कुछ रोशनियां चमकती नजर आ रही थी। ये मुतहर्रिक रोशनियां थी और ये उसी जानिब से बढ़ रही थी जहां से वो तीनों आए थे। शानी के दिल ने पुकार कर कहा कि ताऊ शाम की हवेली में उसके निकल जाने की खबर हो गई है। इसका दिल सीने में धड़ धड़ बजने लगा। इसी दौरान में शायद कोचवान सदीक ने भी फासले पर मुतहर्रिक रोशनियां देख ली थी। उसकी हरकत और सकनात में पहले से ज्यादा इसराब आ गया। गंजा थानेदार तेजी से आगे बढ़ा और उसने अपना हाथ सफेद बुरके की तरफ बढ़ाया। इससे पहले कि उसका हाथ बुरके तक पहुंचता, बुरके में तेज हरकत पैदा हुई। बुरके में छुपे हुए शख्स ने अपनी टांग की भरपूर जरब थानेदार के सीने पर लगाई और उसके ऊँटों से ऊँट की करबनाक आवाज निकली और वो अपनी तूंद समेत पटरी पर गिरा। बुरका पोश के दोनों हाथों में लंबी नाल का मौजर दबा हुआ था। थानेदार को जमीन बोझ करने के बाद उसने बेदरीक चाचा करामत की टांगों पर फायर मारा। वो चीख कर दाएं पहलू पर गिर गया। इसी दौरान में संतरी ने कंधे से अपनी 3-0 राइफल उतारना चाहिए थी कि कोचवान सदीक ने उसे अपने जिन जप्पे में लेकर और घुमाकर तांगे के बम से मारा और राइफल उसके सूखे सड़े हाथों से छीन ली। थानेदार तक जमीन पर गिरा हुआ था। बुरके वाले शख्स ने उसे डराने के लिए उसके करीब जमीन पर फायर किए, साथ ही गालियों की बौछार कर दी। थानेदार बदहवासी में उठकर पटरी से नीचे उतर गया। बुरका पोश ने फुर्ती के साथ तांगे से उतरकर मोटरसाइकिल की चाबी इग्निशन में से खींच ली और वापस तांगे में आ बैठा। उसका चेहरा अभी तक बुरके में छुपा हुआ था। वो दरमियाने कद काट का सख्त जान और फुर्तीला शख्स लगता था। कोचवान सदीक पहले ही अपनी निशस्त संभाल चुका था। उसने टक टक की आवाज निकालकर चाबक हवा में लहराया और घोड़े को दौड़ा दिया। करामत नामी शख्स वहीं पटरी की मट्टी में लोट पोट हो रहा था। उसके लिबास के किसी हिस्से से देसी शराब की कुप्पी निकलकर जमीन पर लुढ़क गई। ऊंची नीची पटरी पर तांगा 2-2 फुट तक उछलता हुआ आगे बढ़ने लगा। बुरकापोश ने अपना बुरका चेहरे से हटाकर सर पर रख लिया। वो नहायत चौड़े जबड़ों और उकाबी आंखों वाला एक 28-30 साला शख्स था। चेहरे पर जख्मों के छोटे बड़े निशान उसकी जंग जुआना तबीयत को जाहिर करते थे। उसने मौजर में कुछ मजीद गोलियां भरी और शानी को तसल्ली और तशफी दी। फासले पर हरकत करने वाली रोशनियां मुसलसल दिखाई दे रही थी। उनकी सही तादाद का अंदाजा लगाना मुश्किल था और ना ही उसकी नोयत के बारे में क्यास किया जा सकता था। यह दूर दराज देहाती इलाका था। ताऊ शाम की हवेली में बस 1-2 गाड़ियां थी। ज्यादातर आमदोरफ्त ट्रैक्टर, ट्रालियों और घोड़ों पर ही होती थी। अगले 5-10 मिनट में सूरत काफी हद तक तब्दील हो गई। मुतहर्रिक रोशनियां तेजी से करीब आ रही थी। अब सर्द हवा की लहरों पर भी कभी कभी किसी इंजन की मदम आवाज भी सुनाई दे जाती थी। पहले ये रोशनियां मुंतशिर सी थीं और गालबन उनकी रफ्तार भी कम थी, मगर अब वो एक कितार में आ रही थी और उनका रुख सीधा तांगे की जानिब था। इससे क्यास किया जा सकता था कि पीछे आने वालों को गंजे पुलिस वाले और उसके मातहत की मुआवनत हासिल हो गई है। बुरके वाले शख्स ने जब देखा कि सूरत मखदूश हो रही है तो वो कोचवान सदीक से मुखातिब होकर बोला, सदीक, इस तरह चलते रहे तो पकड़े जाएंगे। तुम तांगा आबादी की तरफ मोड़ दो। पर यहाँ तो मुड़ने का रास्ता भी नहीं है। सदीक बोला, कोई बात नहीं, तुम तांगा खेतों में उतार दो, रास्ता निकल आएगा। बुरकापोश ने मजबूत लहजे में कहा। तांगा पहले खतरनाक जाविये से आगे को झुका, फिर सब्जी के खेत में उतर गया। यह सफर पहले से भी दुश्वार साबित हुआ। सदीक और बुरकापोश को गाये बगाए उतरकर तांगे को खड्डों में से खींचना पड़ रहा था। दूसरी तरफ मुतहर्रिक रोशनियां करीब तर आती चली जा रही थी। ये 2 जीपें थी, 1-2 मोटरसाइकिलें थी। जो 4 रोशनियां खासे फासले पर थी वो शायद ट्रैक्टर ट्रालियों की थी। मोटरसाइकिल ज्यादा तेजी से करीब पहुंच रहे थे। फिर शानी को राइफल के फायर सुनाई दिखे। रोशनियों के रुख और फायरिंग से अंदाजा होता था कि पीछे आने वालों ने तांगे को नहर की पटरी से उतरते देख लिया है। अब तसादुम के इम्कानात बढ़ गए थे। जो ही रास्ता हमवार बिला, कोचवान सदीक ने तांगे की रफ्तार बढ़ा दी। घोड़ा सख्त थांपा हुआ था, फिर भी उसने बाले के इशारे पर पूरी जान लगा दी। सामने आबादी के आसार नजर आ रहे थे। एक मस्जिद के बुलंद मीनार तारों भरे आसमान के पेशे मंजिर में नुमायां दिखाई दे रहे थे। मेरा ख्याल है तांगा छोड़ दें, बुरकापोश ने ईशानी लहजे में कहा। कोचवान सदीक ने सारी लाकर तायद की। उन्होंने तांगा रोका और नीचे उतर आए। कोचवान सदीक ने घोड़े की रासें खासे तरीके से घोड़े के अकबी तख्ते पर बांध दी। उसके बाद उसने चाबक हिलाकर मुंह से टक टक की आवाज निकाली। घोड़ा एक बार फिर हमवार रास्ते पर भागना शुरू हो गया। ये रास्ता आबादी के पहलू को छूता हुआ आगे निकल जाता था। घोड़े के भागने से अंदाजा होता था कि वो उसी तरह खाली तांगे के साथ काफी दूर तक जाएगा। कोचवान सदीक और बुरकापोश शख्स शानी को लेकर तेजी से आबादी में दाखिल हुए। आबादी में दाखिल होने से पहले बुरकापोश ने थानेदार की मोटरसाइकिल की चाबी चारे के खेतों में फेंक दी और बुरका उतार कर बगल में दबा लिया। मौजर बदसूर उसके हाथ में था। बुरकापोश के अंदाज से अयान था कि उसे गांव में अपनी मंजिल का पता है। रात की साखरी पहर गांव की गलियां यकसर सुनसान थी। बस कहीं कहीं ठिठरे हुए आवारा कुत्तों और बिल्लियों की झलक नजर आती थी।
वही गली में बंधे हुए 2 गधों के करीब से गुजरे। सर्दी से बचाव के लिए उनकी पुश्त पर बोरिये बांध दिए गए थे। रात के इस पहर हर ख्वाबीदा शय की तरह जानवर भी नींद या गहरे मुराकबे में दिखाई देते थे। एक तंग सी गली में बहुत से छोटे छोटे शामियाने लगे थे। ये मेलों ठेलों में लगाई जाने वाली आरती दुकानें थी। ये दुकानें भी गहरी तारीकी और खामोशी में गर्क थी। इस गली से गुजरने के फौरन बाद बुर्का पोश एक बंद दरवाजे के सामने ठहर गया। उसने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और पुकार कर बोला, जबरू दरवाजा खोल, जल्दी कर जबरू दरवाजा खोल। उसने 3-4 बार जोर से दस्तक दी। अंदर लालटेन की रोशनी चमकी, फिर खटपट की आवाजें आईं और दरवाजा खुल गया। लंबे कद और लंबे बालों वाला एक काला सा शख्स सामने खड़ा था। बुर्कापोश को देखकर बोला, बादशाह तुम? ओ हाँ, पीछे हट, बुर्कापोश ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा और शानी के साथ अंदर चला गया। इस नीम पुख्ता मकान में ऊपर नीचे 3-4 कमरे थे। बुर्कापोशी से बादशाह कहा गया था। शानी और कोचवान सदीक के साथ बालाई कमरे में चला गया। यहाँ शानी को बड़े बड़े जिस्म वाली एक जवान साल लड़की नजर आई। उसके बाल खासे लंबे थे और वो नींद से बेदार हुई थी। उसके साथ एक अधेड़ उम्र औरत भी थी। कमरे में घुंघरुओं के जोड़े, तबले और सारंगी वगैरह देखकर शानी को पता चल गया कि ये नाचने गाने वाले लोग हैं। अधेड़ उम्र औरत गालबन नायिका थी। काली रंगत वाले जबरू के चेहरे पर चीचक के बेशुमार दाग थे और वह सूरत ही से दलाल किस्म की शहद नजर आता था। अंदाजा होता था कि बुर्कापोश बादशाह और लंबे बालों वाली लड़की में पुरानी शनासाई है। बादशाह ने मुख्तसर अल्फाज में दोनों औरतों को बताया कि कुछ लोग इनके पीछे लगे हुए हैं और इन्हें फौरी तौर पर पनाह की जरूरत है। लंबे बालों वाली तेज तरार लड़की ने ज्यादा सवाल जवाब किए बगैर शानी, बादशाह और कोचवान सदीक को पहले एक कमरे में पहुंचा दिया। दरवाजे को बाहर से ताला चढ़ा दिया, बाकी दरवाजे भी बंद कर दिए और लालटेन वगैरह बुझा दी। 4-5 मिनट तो इसी तरह गुजर गए और फिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। इस गांव की सोई हुई पुरसुकून आबादी देखती देखती हलचल का शिकार हो गई। 2-3 गाड़ियां, 1-2 मोटरसाइकिल और कई घुड़सवार शोर मचाते गांव में घुस आए। उनके बुलंद ललकारे आवाजें गांव के कोने से दूसरे कोने तक गूंजने लगे। घरों के दरवाजे खटखटाए जाने लगे, लालटेनें वगैरह रोशन होने लगी। करीबी गली से चंद घुड़सवार तेजी से घोड़े दौड़ाते बातें करते गुजर गए। 1-2 फिक्रे बादशाह और शानी के कानों में भी पड़े। एक भारी आवाज ने गाली देते हुए कहा, वो पिंड के अंदर ही है, ताऊ को कब्रिस्तान वाले रास्ते पर नाका लगा देना चाहिए। आगे माँ के सर में जाएंगे, डेक नाले में चंगा भला पानी है। रात का बाकी हिस्सा खासी सनसनी अफरा तफरी में गुजरा। गांव की पूरी आबादी जैसे जाग पड़ी थी। पता चल रहा था कि ताऊ शाम के कारिंदे घरों की तलाशी ले रहे थे। मशकूक लोगों के साथ गालम गलोच भी कर रहे थे। गांव के परले किनारे से 1-2 बार फायरिंग की आवाजें भी आईं। बहरहाल गनीमत था कि वो लोग इस मकान तक नहीं पहुंचे। जब दिन चढ़ गया तो कदरे सुकून महसूस हुआ। लंबे बालों वाली लड़की का नाम नैना था। वो यहाँ बाबा कर्मा वाले के उर्स पर दमाल डालने के लिए आई हुई थी। वो एक देहाती तवाइफ थी और मुकामी बदमाश बादशाह के साथ उसकी जान पहचान हाल ही में हुई थी। कमरे में आकर नैना ने बादशाह को बताया कि जबरू गांव से सुनगुन लेकर आया है। तांगा डेक नाले के पास पुराने पिंड से मिला है। चौधरियों के अरकारों ने वहां एक एक घर की तलाशी ली है। अब ज्यादा लोग नाले के साथ साथ अगले देहात की तरफ निकल गए हैं। कुछ पुराने पिंड में है और थोड़े बहुत यहाँ गाँव में है। जबरू के मुताबिक पुलिस वाले भी भागने वालों को सरगर्मी से तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनका जोर भी पुराने पिंड की तरफ है। अंदाजा होता था कि खतरा टल गया है, लेकिन अभी पूरी तरह दूर नहीं हुआ था। लंबे बालों वाली नैना ने पिछवाड़े वाले कमरे के अंदर ही तीनों के लिए खाने का इंतजाम किया। यह खाना हलवा पूरी और दही पर मुश्तमिल था। शानी ने बस 2-4 घूंट चाय पी। उसने बादशाह नामी शख्स से कई बार पूछा कि वो किसके कहने पर यह सब कुछ कर रहा है और क्यों कर रहा है। वो हर बार इस सवाल को टाल गया, कभी मुस्कुराकर, कभी कोई दूसरी बात शुरू करके और कभी सिर्फ खामोश रहकर। वो जो कुछ भी था लेकिन मजबूत आसाब का मालिक दिखाई देता था। उसने चंद घंटे पहले एक शख्स को गोलियां मारी थी और पुलिस मुकाबले की फजा पैदा की थी। उसके बावजूद वो पुरसकून था और हर किस्म की सूरत के लिए तैयार नजर आता था। शानी ने उसे दूसरा सवाल ये पूछा कि वो उसे कहाँ ले जाना चाहता है। इस सवाल का जवाब भी बादशाह ने मुबम अंदाज में दिया। उसने कहा कि वो इसे किसी ऐसी जगह तक पहुंचाएगा जहां वो बिल्कुल महफूज रहेगी और जहां चाहेगी जा सकेगी। दिन चढ़ने के बाद शानी ने चौबारे की एक खिड़की से इर्द गिर्द का मंजर वजह से देखा। वो हैरान रह गई। यह आबादी उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी, खास तौर पर गांव की मस्जिद के मीनार और गांव के वस्त में मिजार का सफेद और सब्ज गुंबद। एकदम उसे पता चला कि यह कठोली गांव है। कठोली गांव उसकी जन्म भूमि रंगवाली से सिर्फ 12-13 कोस के फासले पर था। यह फासला कम नहीं था तो बहुत ज्यादा भी नहीं था। ये हवाएं उसकी रंग वाली को छू कर आ रही थी। इन जोंकों में इसके खेतों की बहक थी। ऐन मुमकिन था कि सामने उड़ते परिंदों की डार कुछ देर पहले इसके मैके के ऊपर से गुजरी हो। इसकी आंखों में नमी तैर गई। अपने गली कोचों से करीब होने के बावजूद कितनी दूर थी वो नमनाक नजरों से देखने लगी। ये वही कठोली गांव था
जहाँ वो अपनी सहेली सकीना के साथ बड़ी राजदारी के साथ पहुंची थी। उसके मरहूम भाई आदिल ने लाठबाजी के मुकाबले में हारने के बाद चौधरी फाखर को मजा चखाने का प्रोग्राम बनाया था। उसकी जान खतरे में थी। शानी यहाँ पहुंची थी और चौधरी फाखर के दोस्तों को खबरदार किया था। बादशाह कठोली के दो बदमाशों ने शानी और सकीना को घेर लिया था और रुस्तम ने बर वक्त मुदाखलत करके उन्हें बचा लिया था। ये सारे मनाजर चंद सेकंड के अंदर शानी के पर्दे तस्वीर पर चमक गए। शानी ने चौबारे की खिड़की की तर्ज में से देखा, गांव के इतराफ में और इतराफ की गलियों में बहुत सी शामियाना दुकानें सजी हुई थी। खेल तमाशों के तंबू और झूले वगैरह भी थे। यकीनन ये सब मेले की तैयारियां थी। शानी को एक दो जगह पुलिस वाले भी नजर आए। यकीनन चौधरी के कारिंदे भी अपने शिकार की बू सूंघते फिर रहे थे। पता नहीं क्यों रह रहकर शानी के दिल में एक ख्याल उठता था। इसके दिल से आवाज आती थी कि इसे ताऊ शाम की आहनी गिरफ्त से निकाल कर यहाँ लाने वाला ताऊ शाम ही का कोई बंदा है। कोई बाहर का बंदा इतनी बुलंद दीवारों और रुकावटों को इतनी आसानी से नहीं गिरा सकता था। दर्जनों कमरों में से सीधा शानी के कमरे तक पहुंचना, हवेली के जनरेटर को बंद या खराब करना, पहरेदार की मशकें कसना, कुत्तों को बेहोश करना, ये और इस जैसे दूसरे काम उसी की जानिब इशारा करते थे। जब वो इस अंदाज में सोचती तो आपो आप इसके ज़हन में बाबर का ख्याल आ जाता। इसका दिल गवाही देने लगता था कि ये जो कुछ किया है उस कल के दुश्मन और आज के दोस्त ही ने किया है। शानी ने उसके रख दुश्मन की आंखों में एहसान मंदी और वाबस्तगी की एक ऐसी झलक देखी थी जिसकी गहराई को सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। शानी की निगाह में बार बार उस दूसरे डाटा पोश निकाब पोश की आंखें आ जाती थी जो इन्हें कल रात मुकई के खेत में तांगे के पास मिला था। ऐन मुमकिन था कि वो आंखें बाबर ही की हों और ऐन मुमकिन था कि अब वही बाबर अपने भाई बंदों के साथ मिलकर शानी को ढूंढ भी रहा हो। रात हुई तो शानी के दिल में अजीब सा तजब्जुब पैदा होने लगा। वो बजाय ताऊ शाम की गिरफ्त से निकलकर दूर आ गई थी, लेकिन इसकी डोरें अभी तक वहीं ताऊ की हवेली से बंधी हुई थी। ये ऐसी डोरें थी जिन्हें बड़ी से बड़ी जमीनी ताकत भी तोड़ नहीं सकती थी। इन डोरों का ताल्लुक रुस्तम सियाल से था। रुस्तम सियाल जो ताऊ की हवेली के एक तारीक कमरे में चावल की छाल पर सरापा जख्म और मुजस्सम खसरत बना पड़ा था। हवेली की बात और थी। वहाँ चारों तरफ आहनी दीवारें थी और मौत के पहरेदार मौजूद थे। यहाँ कठोली गांव के इस चौबारे में भी वो गो खतरात के घेरे में थी, लेकिन ये खतरात ऐसे थे कि इनसे टकरा कर रास्ता बनाया जा सकता था। बादशाह और कोचवान सदीक का ख्याल था कि उन्हें कम से कम 2-3 दिन मजीद यहाँ रुकना पड़ेगा। उसके बाद ही यहाँ से आगे निकलने का सोचा जा सकेगा, लेकिन शानी में अब मजीद इंतजार करने की ताकत नहीं बची थी। रात को जब कठोली गांव के इस मकान में सब सो गए और करीबी बरामदे में मालिक मकान जबरू के खराटे गूंजने लगे तो शानी अधखुली खिड़की में आ बैठी और यहाँ से निकल जाने के बारे में सोचने लगी। इसके कानों में डोले के अल्फाज गूंज रहे थे। डोले ने कहा था कि रुस्तम को बस 1-2 दिन में जिल्लत अमेज तरीके से पुलिस के हवाले किया जा सकता है। डोले ने यह भी बता दिया था कि पुलिस बेहद सरगर्मी से रुस्तम को तलाश कर रही है, क्योंकि पिंडी में रुस्तम के हाथों जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार ने कई माह तक हॉस्पिटल में जेरी इलाज रहने के बाद दम तोड़ दिया है। रुस्तम की मदद के लिए वक्त बहुत कम था। शानी को बहर सूरत यहाँ से निकलना था और किसी तौर रुस्तम के साथियों तक अपनी आवाज पहुंचानी थी। जरूरी नहीं था कोई इस काम के लिए रावलपिंडी ही पहुंचे। अगर वो इस दूर दराज जगह से निकलकर किसी ऐसे मुकाम तक पहुंच जाती जहां से फोन किया जा सकता था तो भी वो अपने मकसद में कामयाब हो सकती थी। वो जानती थी कि यहाँ से निकलने में जान का शदीद खतरा है, लेकिन ये जान और ये जिंदगी उसे इतनी अजीज हरगिज नहीं रही थी कि वो इसे बचाने के लिए मंसूबा बंदियां करती। इसकी जिंदगी सिर्फ इस वक्त 2 हस्तियों के गिर्द घूम रही थी, मुन्ना और रुस्तम, और ये दोनों जानलेवा मुसीबतों में गिरफ्तार थे। मुन्ना किसी नामालूम मुकाम पर इसके लिए बिलक रहा था और रो रहा था, और रुस्तम जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं था। फिर वो क्यों बचाती और संभालती अपनी तरसनाक जिंदगी को। इसे नैना की जबानी मालूम हुआ था कि कल बेले का भरपूर दिन होगा, खास तौर से शाम के वक्त बहुत रश हो जाएगा। शानी इस रश के बारे में और इस नीम तैरगी के बारे में सोच रही थी जो कल शाम यहाँ कठोली गांव में डेरा डालने वाली थी। ये गहमा गहमी और नीम तैरगी इसकी मददगार साबित हो सकती थी। इसे कमरे में लटका हुआ नैना का करीम रंग का बुर्का देख लिया। ये बुर्का इसे यहाँ से निकलने में बहुत मदद दे सकता था। इसने कल शाम के लिए अपने ज़हन में एक नक्शा सा बनाया और फिर इस नक्शे में रंग भरने लगी। कठोली गांव की गलियों में पुलिस के संतरियों की सीटियां थी और पहरेदारों की आवाज़ें थे। जागते रहना भाइयों, जिंदगी में पहली बार, बिल्कुल पहली बार शानी एक ऐसे अंदाज से सोच रही थी जिसे आम जबान में मंसूबा बंदी या प्लानिंग कहा जाता है। वो सोच रही थी और इसके सीने में आंसू का तूफान जमा हो रहा था। रात जैसे तैसे गुजर गई। अगले रोज सुबह सवेरे शानी को किसी करीबी कमरे से तबले की आवाज़ सुनाई दी। इसने जरा आगे बढ़कर देखा, नैना एक तबला नवाज के साथ दमाल की रिहर्सल में मसरूफ थी। इसके लंबे बाल चारों तरफ बिखरे हुए थे और वो उन्हें नाचने के दौरान बड़े जोश से दाएं बाएं हरकत दे रही थी। ये लंबे बाल इसने खास तौर से दमाल वगैरह के लिए ही पाल रखे थे।
वो पसीना पसीना थी। शानी महवियत से उसे देखती रही। न जाने क्यों आज सुबह ही से इसे महसूस हो रहा था कि कुछ अनोखा होने वाला है। इसकी छठी इसे किसी अहम वाक़े की इतला दे रही थी। दफातन शानी की निगाह नैना से हटकर कमरे की दीवार पर गई और वो बुरी तरह चौंक गई। वहां एक जाने पहचाने शख्स की तस्वीर आवेजा थी। यह वही बैरूपिया हजरत साहब था। शानी हैरान रह गई। 1-2 मिनट बाद ये देखकर शानी की हैरत में इजाफा हुआ कि नैना ने अपना रक्स खत्म करने के लिए तस्वीर के सामने बाकायदा झुककर ताजीम पेश की। फिर वो शानी की तरफ मुड़ी और इसे देखकर जरा सी चौंक गई। ये कौन है? शानी ने तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अपने पीरो मुर्शिद हैं, बड़े ऊंचे दर्जे वाले हैं। उनकी एक नजर से किस्मत बदलती है। तुम इनको जानती हो? नैना के लहजे में हैरानी थी। शानी ने एक लंबी आ भरकर नफी में सर हिलाया। नैना हज़रत साहब की शान में कसीदे पढ़ने लगी। अदेड़ उमर नायका भी इस सवाले से जमीन आसमान के कलाबे मिलाने में मसरूफ हो गई। इनकी बातों से नतीजा निकलता था कि हजरत साहब का शुमार इस सदी के गिने चुने कामिल पीरों में होता है। और ये शानी की बदकिस्मती है कि वो इलाके के इतने बड़े फैज बख्श दरवेश के तारुफ से महरूम है। अदेड़ उमर औरत की तो जबान रुकने में नहीं आ रही थी। यूं लगता था कि उसने बैरूपिये की गायबाना तारीफों का ठेका ले रखा है। जाहिल औरत की बातें खत्म हुई तो शानी ने नैना से अपना मुद्दा बयान किया। इसने नैना से कहा कि वो इस धोती कुर्ते से छुटकारा हासिल करना चाहती है। हाँ, ये तुम्हारे लिए जरूरी है। नैना ने इस बात में सर हिलाया। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कोई जोड़ा देखती हूँ। वो अंदर गई और चंद मिनट बाद एक निस्बतन सादा सी शलवार कमीज ले आई। लो, ये पहन कर देख लो, बिल्कुल नया है, मैंने एक बार भी नहीं पहना है। शानी ने अंदर जाकर ओपलों और गताबे की बू में कपड़े बदले। लिबास इसे ठीक आया था। नैना ने इसे तारीफी नजरों से देखते हुए इसकी कमर पर हाथ रखा। हाय नी, तेरी कमर तो मुझसे भी पतली है। शानी सिमट कर पीछे हट गई। नैना की तारीफी नजरें बदसूर शानी के सरापा पर थी। वो बेबाकी से बोली, बड़े बंदे मार किस्म की घुड़ी है तू, तुझ पर तो आशिक होने को दिल करने लगा है। शानी के चेहरे पर शर्म और गुस्से की मिलीजुली सुर्खी फैल गई। वो टटोलने वाली नजरों से शानी को देखती रही, जैसे खामोशी की जबान में पूछ रही हो, क्या क्या पुआड़े डालकर आई हो अपने पीछे। शानी अपनी तवज्जो हटाने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगी। नैना के अंदाज से आया था कि वो अब शानी के मुकम्मल क्वाइफ जानने के लिए इससे धीमे धीमे सवालों जवाब शुरू कर देगी। तामीशी दौरान में बादशाह की तेज आवाज सुनाई थी। उसने नैना को एक लोफर सा खिताब देने के बाद इसे चाय पिलाने की फरमाइश की। नैना अपने लंबे बालों के नीचे पतली कमर लचकाती हुई बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद शानी बैरूपिये कुदरत और इलाके में उसके असर और रसूख के बारे में सोचती रही और हैरान होती रही। ये शख्स बड़ी तेजी से अपने हाथ पांव फैलाता जा रहा था। दोपहर के फौरन बाद कठोली की रौनक में इजाफा होना शुरू हो गया। गली कूचों में रंग बिरंगे कपड़ों वाले मर्दों, जन और बच्चे हुजूम करने लगे। ढोल धमाके, बाजे गाजे का शोर, ख्वांचा फरोशों की आवाज़ें, लाउड स्पीकरों पर होने वाले मुख्तलिफ ऐलानात, जनरेटर की गूं, पंजाबी गानों की कान फाड़ देने वाली मौसीकी, झूलों की चूं चूं, झूलने वालों की पुरमुसर्रत चहकारें, वो सब कुछ मौजूद था जो दही मेलों ठेलों का खासा होता है। कुर्बा जवार में तेल की मिठाइयों और पकौड़ों की मखसूस महक फैली हुई थी और दम बदम बढ़ती जा रही थी। शानी की निगाहें गाये बगाए करीम रंग की उस रेशमी बुरके की तरफ उठ जाती थी जो कमरे में खूंटी पर लटका था। वो अंधेरा होने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि इसका मंसूबा दरे का दरा रह जाएगा। इसकी हर सोच बलिया बेट हो जाएगी और इसकी सोचों की जगह एक और तरह का हंगामा शुरू हो जाएगा। अभी चौबारे की मगरबी खिड़की में सूरज गरूब होने का मंजिर बाकी था। खुनगवाह के झोंकों में परिंदों की डारें दिखाई देने लगी। अचानक कोई शख्स भागता हुआ सीढ़ियां चढ़ने लगा। बेले के शोर में उसकी पुकारती आवाज सुनाई दी, नैना, ओ नैना, किधर हो तुम? नैना साथ वाले कमरे से बाहर निकली। बादशाह भी कमरे में था। क्या हुआ? नैना ने मुख्तसर बरामदे में आकर पूछा। एक बड़ी धमाको खबर है भाई, जबरू ने पंजाबी लहजे में कहा। रुस्तम सियाल पकड़ा गया है। क्या? नैना ने चीख कर कहा। ओ सच कह रहा हूँ, रुस्तम सियाल पकड़ा गया है। अभी थोड़ी देर पहले कब्रिस्तान की तरफ मौलवी अशमत के मकान के पास से। अल्लाह दी कसम खुद देकर आया हूं मैं। वो रुस्तम ही है। लोग उसे मारते और खींचते हुए इधर ही ला रहे हैं। जबरू की सांसें सीने में नहीं समा रही थी। शानी पत्थर की तरह साकत खड़ी थी। इसके कान जैसे सुन्न हो गए थे। इतने में बादशाह भी अपनी धोती कमीज संभालता हुआ बाहर निकल आया। क्या हुआ? उसने पूछा। रुस्तम सियाल पकड़ा गया है। एक बंदे ने सीढ़ियों पर नमूदार होकर गवाही दी। वो देखो जी, वो देखो, लोग उसे पकड़कर ला रहे हैं इसी तरफ। उसने शुमाल की तरफ उंगली उठाई। शानी ने देखा, वो ना देखती तो अच्छा था। शानी ने सुना था, वो ना सुनती तो अच्छा था। मुश्ताइल देहातियों का एक जमे गफीर था। वो इलकोरे लेता, चिंगाड़ता, दाड़ता हुआ बेले के मरकजी तरफ पड़ रहा था। इस जमे गफीर के दरमियान कोई था जिसे घसीटा जा रहा था, मारा जा रहा था, जिस पर मुगल्लजात की बारिश हो रही थी। खींचने वाले बेशुमार थे, वो अकेला था।
नजर नहीं आ रहा था, बस महसूस किया जा सकता था कि वो उनके दरमियान है। कठोली गांव जहां तक नजर आता था वहां तक हलचल दिखाई देने लगी थी। उड़ती हुई धूल में मुख्तलिफ आवाजें सुनाई दे रही थी। कौन पकड़ा गया? वाकई पकड़ा गया? सचमुच पकड़ा गया? लोग सफेद और सब्ज गुंबद वाले मजार के करीब जमा हो रहे थे। यह बाजार इस चुबारा नुमा जगह से थोड़े ही फासले पर था और फिर वो शानी को नजर आया। हाँ, ये वही मजलूम था, वही किस्मत का मारा था जिसकी निगाह ने किसी को चाहने की खमाकत भी की थी, जिसके दिल ने किसी को अपने अंदर बसाया था और बाकी हर शय को बाहर निकाल दिया था। हाँ, ये वही था जिसने पूरी जिंदगी एक लम्हे की खता पर कुर्बान करने की ठानी हुई थी। वो शानी को नजर आने लगा था। आज वो जनाना की बजाय मर्दाना लिबास में था। उसकी कमीज लीरो लीर थी, उसकी शलवार को जैसे कई कुत्तों ने एक साथ बुम्बोड़ा था। उसके लंबे बाल उसकी रेशमी दाढ़ी में कहीं उलझे हुए थे। हुजूम में जो लोग सबसे आगे थे वो यकीनन ताऊ, शाम और चौधरी कादरे वगैरह के ही कारिंदे होंगे।